हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग इंग्लिश पेडागोजी में लर्निंग एंड एक्विजिशन के एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो हमने 18 क्वेश्चन कर लिए, अब हम 19th क्वेश्चन पर हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। द बेस्ट वे टू डेवलप अ चाइल्ड्स वोकैबुलरी एट द इनिशियल स्टेज इज टू, कि भाई बच्चा अभी है इनिशियल स्टेज में। तो बच्चा जब अपने इनिशियल स्टेज में है और तब हमें बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप करनी है, तो कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है। चलिए अब ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है लीव द चाइल्ड अलोन विद द स्टोरी बुक्स, कि भाई बच्चे को स्टोरी बुक्स के साथ अकेला छोड़ दो। तो ये तो कोई बेस्ट तरीका है नहीं, तो ये यहीं पर कट हो जाता है ना, ये तो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी इनिशियल स्टेज में है, राइट तो इसीलिए बच्चा अकेला खुद से पढ़ के स्टोरी बुक से वोकैबुलरी सीखेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, मेक हिम गो टू स्कूल एट अ वेरी यंग एज, बच्चे को अर्ली एज में स्कूल भेज दो, ये भी कोई बेस्ट तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल जाए घर आए, स्कूल जाए घर आए, लेकिन टीचर एफर्ट ना करे, पेरेंट्स एफर्ट ना करे, तो बच्चे की वोकैबुलरी कैसे डेवलप होगी, राइट तो बच्चे की अगर वोकैबुलरी डेवलप करानी है तो टीचर को भी एफर्ट करना पड़ेगा एंड घर पे पेरेंट्स को एफर्ट करना पड़ेगा। अब थर्ड ऑप्शन देखो, एंगेजिंग इन टॉक विद द चाइल्ड एंड रीडिंग आउट अलाउड, कि भाई बच्चे से बातचीत करो, कॉन्वर्जेशन करो एंड रीडिंग कराओ बच्चे से अलाउड, ठीक है, जोर से, तेज आवाज से। तो उसे क्या होगा, बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप होगी। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर सिर्फ टीचर की नहीं बल्कि पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे कि टीचर को स्कूल में एंड पेरेंट्स को घर पे बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, क्लासमेट्स के बारे में बात कर लो, स्कूल के बारे में बात कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चा बोर भी नहीं होगा एंड कॉन्वर्जेशन में एंगेज होता होता बच्चा वोकैबुलरी भी सीख जाएगा। इसके अलावा अलाउड रीडिंग कराने से भी बहुत हेल्प मिलती है। सो यही एक बेस्ट तरीका है क्योंकि बच्चा अभी इनिशियल स्टेज में है। नेक्स्ट है शो द चाइल्ड वेरियस प्रोग्राम्स ऑन टीवी, की टीवी पर अलग अलग प्रोग्राम दिखा दो, ऐसे भी नहीं हो सकता। देखो ये चीज अडल्ट्स पर लागू हो सकती है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सेकंड लैंग्वेज अगर हमको थोड़ी बहुत तो आती है बेसिक, ठीक है, और अगर हम कोई ऐसा इंग्लिश सीरीज देख ले तो हमें हमारी जो है ना सेकंड लैंग्वेज वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती है और अच्छे तरीके से, एंड वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बच्चा अभी छोटा है, इनिशियल स्टेज में है, तो अभी पेरेंट्स एंड टीचर्स को एफर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चे को कॉन्वर्जेशन में एंगेज करो, बच्चे से रीडिंग कराओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज कैन बी ईजी इफ, एक बच्चा जो अभी सेकेंड लैंग्वेज लर्न कर रहा है तो उसके लिए ये सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करना कब ईजी हो जाता है, कब आसान हो जाता है। ऑप्शन देखो, द लर्नर लिव्स इन होम एनवायरमेंट, कि बच्चा जब घर के एनवायरमेंट में रहेगा तो उसे सेकेंड लैंग्वेज आ जाएगी। नहीं, ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कैसे है, देखो, जब बच्चा घर पे होता है, माता पिता से कॉन्वर्जेशन करता है, सिबलिंग से करता है, तो वो सेकंड लैंग्वेज नहीं सीखता, वो मदर टंग सीखता है, मदर टंग आती है उसे अपने घर से, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर एक्विजिशन कर रहा है मदर टंग की, ना कि सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहा है। अब नेक्स्ट देखो, इफ लर्नर इज हाईली मोटिवेटेड, बिल्कुल सही है, मोटिवेशन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब तक बच्चा हाईली मोटिवेटेड नहीं होगा वो सेकंड लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकता। सो ऑप्शन नंबर सेकंड अभी हमें करेक्ट लग रहा है। अब ऑप्शन नंबर थर्ड भी देखो, इफ लर्नर गेट्स एन एनवायरमेंट वेयर सेकंड लैंग्वेज ओनली इज स्पोकन, कि भाई बच्चे को ऐसा एनवायरमेंट दो जहां पर ओनली सेकंड लैंग्वेज बोली जाती हो। अब ये बात क्यों कही है यहाँ पर, और ये बेस्ट तरीका भी है। क्यों? देखो, अगर हम बच्चे को सेकंड लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का मोटिवेशन होना चाहिए। दूसरा ये कि ऐसा एनवायरनमेंट दे दो बच्चे को कि वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज बोली जाए, ठीक है। तो अब देखो, हम सेकंड लैंग्वेज जब बच्चे को सिखाते हैं तो वहाँ पर ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे को रखो जहाँ पर मदर टंग का इन्फ्लुएंस मिनिमाइज हो। समझ में आई बात? कि जैसे आपने बच्चे को इंग्लिश सिखानी है तो आप ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे ना जहां पर इंग्लिश सिखाई जाए, ना कि जहां पर मदर टंग में बात किया जाए, तो बच्चा सेकंड लैंग्वेज सीखेगा नहीं। तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम फोर्थ वाले पर टिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का मोटिवेशन भी मायने रखता है एंड एनवायरनमेंट भी ऐसा होना चाहिए जहां पर सेकंड लैंग्वेज को सिखाया जाए, सेकंड लैंग्वेज बोली जाए, तो तभी बच्चा जो है सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर सकता है, ईजी हो जाएगा उसके लिए लर्न करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चा सेकंड क्लास में है, बार बार बीमार पड़ रहा है। अब बार बार बीमार पड़ रहा है तो उसे बार बार मेडिकल एडवाइस लेने के लिए जाना पड़ता है, इसकी वजह से वो क्लास में एब्सेंट हो जाता है। अब क्लास में वो एब्सेंट होता है तो इसका बुरा प्रभाव उसकी किस चीज़ पर पड़ता है? कॉग्निटिव एबिलिटी पर, मोटर स्किल्स पर, सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने में, या टॉकिंग एंड स्पीकिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है लर्निंग सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि क्लासरूम में सेकंड लैंग्वेज में ही बात की जाती है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अब देखो, स्कूल जाते हैं बच्चे, तो क्या स्कूल में टीचर मदर टंग में बात करती है या मदर टंग में पढ़ाती है? नहीं ना। और आज के टाइम पर तो इंग्लिश वैसे ही मैंडेटरी हो गई है, सेकंड लैंग्वेज तो वैसे ही मैंडेटरी हो गई है ना, तो इसी लैंग्वेज में टीचर पढ़ाती हैं, राइट। सो कहने का मतलब है कि जब बच्चा क्लास में नहीं रहेगा तो वो सेकंड लैंग्वेज लर्न नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। कॉग्निटिव एबिलिटी तो अभी भी उसकी काम करेगी, इसके अलावा मोटर स्किल्स भी उसकी काम करेगी। क्यों? क्योंकि वो आ रहा जा रहा है आराम से, उसकी तो फाइन एंड ग्रॉस दोनों मोटर स्किल्स काम कर रही हैं। इसके अलावा बच्चा बात भी कर रहा है, बोल भी सकता है, ठीक है। अब क्लास में बच्चा जब एब्सेंट होगा तो उसकी सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने में दिक्कत होगी, इस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरती सक्सेना एक इंग्लिश टीचर है, क्लास 5 की। अब आरती सक्सेना जो इंग्लिश टीचर है वो चाहती हैं कि उनके जो स्टूडेंट है, लर्नर हैं, वो हर एक वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करें एंड करेक्टली स्पेल करें, करेक्टली लिखें एंड करेक्टली बोलें। अब आप एक बात बताओ कि ये जो करेक्टली बोलना एंड लिखना है, ये वोकैबुलरी डेवलपमेंट का कौन सा एस्पेक्ट है? सिमेंटिक, फेनेटिक, फेनेटिक कम ग्राफिक या ग्राफिक? देखो, ग्राफिक तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ग्राफिक इज रिलेटेड टू डायग्राम, ठीक है। अब फेनेटिक का मतलब होता है साउंड्स, है ना, एंड सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? देखो, जब आप बच्चे को मीनिंगफुल तरीके से पढ़ाना चाहते हो और चाहते हो कि बच्चा अभी आपने क्या ना कि बच्चे को वोकैबुलरी डेवलप कर दिया, अब आप चाहते हो कि बच्चे की प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो, इसके अलावा करेक्ट वो लिखे, एंड जब बच्चा करेक्ट बोलेगा, करेक्ट लिखेगा, तभी उसका मीनिंग निकल के आएगा ना प्रॉपरली। तो जब किसी चीज़ का एकदम मीनिंगफुल वर्ड निकल कर आए, प्रॉपर मीनिंग निकल कर आए, उसी का आंसर हो जाता है सिमेंटिक। तो इसमें करेक्ट आंसर सिमेंटिक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपने ना करेक्ट स्टेटमेंट पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर 1 देखो, लर्निंग इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि बिना ध्यान दिए। तो भाई बात ऐसी है, लर्निंग जो है ना वो अनकॉन्शियस प्रोसेस तो नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान लगाना पड़ता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि चक्षु खोल के आपको ध्यान लगाना पड़ता है, कान खोल के ध्यान लगाना पड़ता है, वो वाली बात है। सो लर्निंग जो है ना, इसके लिए आपका कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, ध्यान रखना। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, मैंने आपको सब्जेक्टिव पार्ट में बताया था, एक्विजिशन एंड लर्निंग में डिफरेंस। देखो, लर्निंग के लिए आपके क्या चाहिए होते हैं? एफर्ट चाहिए होते हैं, वो भी कॉन्शियस एफर्ट। लेकिन एक्विजिशन के आपके कॉन्शियस एफर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसे सबकॉन्शियसली ऐसे ही समझ लेते हो, क्योंकि आपके घर में वो भाषा बोली जाती है, जैसे कि मदर टंग। आप उसको सीखते थोड़ी ना हो, पेरेंट्स को थोड़ी ना बोलते हो कि पापा मम्मी मुझे हरियाणवी सिखा दो, पापा मम्मी मुझे पंजाबी सिखा दो, नहीं, आपको वो आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स बोलते हैं। तो ये क्या है? एक्विजिशन है। इसके अलावा जैसे कि आपको सेकंड लैंग्वेज लर्न करनी है, तो आपको उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट दिखाना होगा। सो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है कि लर्निंग एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, नहीं, लर्निंग एक कॉन्शियस प्रोसेस है। एक्विजिशन एक कॉन्शियस प्रोसेस है, नहीं, एक्विजिशन एक अनकॉन्शियस, इनफैक्ट आई वुड से सबकॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई ग्रुप एक्टिविटी में जो बच्चा है ना वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, ये तो करेक्ट हमें लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर पता चलेगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है। इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, कि भाई हमें बच्चे को कोई टारगेट लैंग्वेज सिखानी है। अब टारगेट लैंग्वेज का मतलब है एक सेकंड लैंग्वेज आप बच्चे को सिखाना चाहते हो। तो बच्चे को जब आप एक सेकंड लैंग्वेज सिखाना चाहते हो तो उसके इनपुट कैसे होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स ग्रेडेड मैनर में होने चाहिए। यहीं पर ये आंसर इनकरेक्ट हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स ग्रेडेड मैनर में, कॉम्प्लेक्स का मतलब अपने आप में डिफिकल्ट होता है। अब आप बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सिखा रहे हो जो बच्चे को वैसे ही नहीं आती, अब उसको भी आप कॉम्प्लेक्स तरीके से सिखाओगे तो बच्चे को आएगी कहाँ से? आई बात समझ में? तो इसीलिए ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर सिंपल लिखा होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे, बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ना, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। क्योंकि आप बच्चे को जब सेकंड लैंग्वेज सिखाते हो तो आपको सिंपल ग्रेडेड मैनर में सिखाना चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स तरीके से,
राइट। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये वाला थर्ड। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, इससे पहले के क्वेश्चंस में ये वाला पार्ट आया हुआ है, लेकिन ध्यान देना वहां पर कॉम्प्लेक्स की जगह सिंपल था, इसीलिए उस पर मैंने टिक किया था करेक्ट। ठीक है, देखना आप लोग थोड़ा सा। अच्छा, अब ये जो है ना ग्रुप एक्टिविटी, इसका क्या मतलब होता है? देखो, ग्रुप एक्टिविटी में क्या होता है ना कि बच्चा अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलता है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है एक दूसरे के साथ। तो ग्रुप एक्टिविटी जो है बहुत ही बेस्ट होती है बच्चे के लिए। अच्छा, ग्रुप एक्टिविटी में जो है वाइगोट्स्की भी कहते हैं कि बच्चा कोलैबोरेशन में काम कराना चाहिए बच्चे को। क्यों कोलैबोरेशन में होता ही है कि बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। इसके अलावा जॉन डुई जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी थी, उनका भी यही कहना था, बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी कराओ भाई। ग्रुप एक्टिविटी से क्या होता है? कोऑपरेशन की भावना आती है, कोलैबोरेशन की भावना आती है। कोलैबोरेशन का मतलब बच्चा ना शेयर करना सीखता है, दूसरों के साथ काम करना सीखता है। एंड कोऑपरेशन का मतलब एक बच्चा ना दूसरे के साथ एम्पैथाइज करना सीख जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है आगे। ठीक है, तो ये आ रखा है आपके सीटेट में जनवरी 2012 में। तो क्वेश्चन देखो, व्हेन स्टूडेंट लर्न अ लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर मोटिवेशन इज। अब यहाँ पर ना बच्चा जो है वो इसीलिए सेकंड लैंग्वेज को सीख रहा है क्योंकि उसे ना अपना जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो ब्राइट करनी है। तो बच्चे का खुद का मोटिवेशन है यहाँ पर। तो अब बताओ ये मोटिवेशन कैसा है? इसेंट्रिक है, एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है, एग्जॉटिक है? तो आंसर आएगा इंट्रिंसिक। कैसे? क्योंकि बच्चे के अंदर से आवाज आ रही है यहाँ पर, है ना। इंट्रिंसिक है, अंदर से मोटिवेशन आ रहा है। और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? बाहर। एग्जॉटिक एंड इसेंट्रिक का मतलब होता है अनयूजुअल, स्ट्रेंज। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ। वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है? स्पेलिंग एंड कंपाउंड, सिनोनिम्स एंड यूफिज्म्स, कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन एंड मीनिंग। देखो, अब यहां पर करेक्ट आंसर सबसे पहले तो देखो क्या बनेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा कंपाउंड एंड कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना, वर्ड को जोड़ना। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन तभी तो होता है। इसके अलावा कन्वर्जन, जब आप वर्ड को जोड़ते तोड़ते हो तो उसका एक मीनिंग निकल के आता है, तो वो हो गया कन्वर्जन। अब कुछ बच्चे ना ये सोच रहे होंगे कि ये यूफोइज्म्स क्या है। देखो, ये थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर का टर्म है, मैं बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम हार्श वर्ड की जगह एक सटल वर्ड यूज़ करें, बहुत ही ग्रेसफुल सा वर्ड यूज़ कर देते हैं जो कि बुरा ना लगे, उसे हम यूफोइज्म्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई मर गया है तो उसके लिए हम यूजुअली बोलते हैं उसकी डेथ हो गई, तो डेथ वर्ड बड़ा ही हार्श लगता है। तो यूफोइज्म में ये कहा जाता है कि आप हार्श वर्ड यूज करने के बजाय थोड़े ऐसे वर्ड यूज करो जो सुनने में बेकार ना लगे। तो हम डेथ की बजाय जैसे कि एक वर्ड ये यूज कर सकते हैं, पास अवे। ठीक है, तो पास अवे सुनने में इतना बुरा नहीं लग रहा जितना डेथ वर्ड लग रहा है। ठीक है, तो आई बात समझ में कि हार्श वर्ड को निकाल दो। मैं अगर सिंपली बताऊं तो ये कह सकते हो कड़वे शब्दों को निकालो, उसके जगह बल्कि ऐसे शब्द रखो जो बुरे ना लगे सुनने में। वही क्या होता है? यूफोइज्म्स होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको ये करेक्ट हुआ। अच्छा, एक और चीज, इस बुक में इसका आंसर दे रखा है कन्वर्जन एंड मीनिंग। इसका ये आंसर नहीं होगा। कई बार ना बुक्स में भी गलती हो जाती है, तो बुक्स पे प्रॉपर रिलाय नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूं कि अगर आपने ये देखना है ना कि भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको बुक से आप कंप्लीट कर लोगे और ऐसा कुछ, तो आंसर देखकर आपके बहुत सारे आंसर इनकरेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुक्स में कई क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए होते हैं। तो ध्यान से इस सीरीज को देखना, पढ़ना और समझना। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन। नेक्स्ट है, विच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग। ब्लूम टेक्सोनॉमी याद करो, ब्लूम टेक्सोनॉमी मैंने करा रखी है, तो इसलिए अभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे की। ठीक है, और अगर नहीं देखे ना ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो मैं एक काम करूंगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक्चुअली आप ना प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाना, बहुत सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उसमें ना एक इंग्लिश पेडागोजी करके ऐसा मिलेगा आपको, इंग्लिश पेडागोजी सीटेट 2021, वो देख लेना, वहां पर आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये है कि हाई ऑर्डर थिंकिंग मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा लर्निंग डोमेन है जो हाई ऑर्डर थिंकिंग में आता है? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन। याद करो एक बार ब्लूम टैक्सोनॉमी में कौन सा आएगा। अब इसमें तो जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमारा करेक्ट है इवैल्यूएशन। ठीक है,
इस बुक में भी इसका आंसर गलत दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है एप्लीकेशन, नो, इसमें आंसर होगा इवैल्यूएशन। तो अब देखो इसमें जो इवैल्यूएशन आंसर है वो क्यों होगा, और ये मैंने आपको बताया था कि जब पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई थी, पहले ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दी थी उसमें उन्होंने इवैल्यूएशन को सबसे हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग बताया था, लेकिन जब इसका रिवाइज्ड वर्जन आया तो उसमें हो गया क्रिएटिंग। लेकिन नीचे के 3 एंड ऊपर के 3 जो ऑर्डर है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, वो कैसे हैं? नीचे के 3 हैं लो ऑर्डर थिंकिंग के, ऊपर के जो 3 हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग के हैं। इवैल्यूएशन मैंने आपको बता दिया। अब रेस्ट जो 2 बचे हैं ना ऊपर के, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, पता तो चले कि आपको कितना याद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ। वर्ड फॉर्मेशन, अच्छा देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक जैसे से लग रहे होंगे आपको कि यहाँ पर भी वर्ड फॉर्मेशन पूछ लिया, यहाँ पर भी पूछ लिया, लेकिन देखो ईयर अलग अलग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इसके अलावा ऑप्शन भी अलग दे रखे हैं। अब देखो कंपाउंडिंग एंड अफिक्सेस, अपोजिट एंड मीनिंग्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अपोजिट एंड मीनिंग से तो वर्ड फॉर्मेशन क्या ही होगा। वर्ब एंड नाउन नहीं, यूजिंग सिनोनिम्स एंड यूफिज्म्स नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है कंपाउंडिंग एंड अफिक्सेस। कंपाउंडिंग का मतलब होता है जोड़ना, शब्दों को जोड़ना, वर्ड्स को जोड़ना। अफिक्सेस में मैंने अफिक्सेस भी करा रखा है, ठीक है। आप कहोगे कि मैम क्या क्या करा रखा है, तो मैंने अफिक्सेस भी करा रखा है। देखो हर एक सारी चीज़ें मैंने करा रखी हैं ऑलरेडी, प्लीज़ देख लेना, बहुत काम की चीज़ें हैं ये। अफिक्सेस मैंने आपको प्रीफिक्स सफिक्स भी करा रखा है, राइट, इनफिक्स भी करा रखा है इनफैक्ट मैंने। तो देखो जब आप वर्ड्स को जोड़ते हो, प्रीफिक्स जोड़ते हो, सफिक्स जोड़ते हो, तभी जाकर एक वर्ड बनता है, एक वर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो वर्ड के फॉर्मेशन में इनमें करेक्ट आंसर है कि कंपाउंडिंग होती है, अफिक्सेस होते हैं। अफिक्सेस के 3 टाइप होते हैं, तीनों टाइप मैंने करा रखे हैं, देख लेना। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड करोगे सो दैट वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को लर्न करने के लिए एनकरेज हो जाएं। ठीक है, बच्चा जो है सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए एनकरेज हो जाए, तो आप ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड करोगे? ऑप्शन देखो, आप बच्चे को उसके स्पोकन एंड रिटन आउटपुट का बार बार फीडबैक दोगे? नहीं, फीडबैक से तो बच्चे का हमें प्रोग्रेस पता चलती है, ठीक है, इससे बच्चा एनकरेज हो जाएगा, लेकिन इतना एनकरेज नहीं होगा, हमें बेस्ट तरीका निकालना है, ठीक है। तो हम फीडबैक बार बार देंगे, उससे हमें बच्चे की प्रोग्रेस पता चलेगी। इनफॉर्मल इंटरव्यू नहीं, इनफॉर्मल इंटरव्यू से भी नहीं। नेक्स्ट देखो, एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट। अब भाई बार बार बच्चे को आप इतने असाइनमेंट दोगे तो बच्चा ना बोर हो जाएगा, बर्डन फील करेगा, ये भी नहीं। नेक्स्ट देखो, हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने ओपिनियंस को वॉइस आउट करे, अपने ओपिनियंस सामने रखे। इसके अलावा टारगेट लैंग्वेज सिखाने में जो भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व भी करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि बच्चा जो है वो सेकेंड लैंग्वेज में अपने ओपिनियंस को रख पाए। इसके अलावा अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो साथ प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दो। तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज। तो अगर जनरली बात की जाए तो फर्स्ट लैंग्वेज है क्या, बेसिकली वो क्वेश्चन है ये। मार्क्ड बाय द एक्सेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रोन अप, कि बच्चे जहां पर पले बड़े हैं वहां से उनको रीजनल एक्सप्रेशन, रीजनल एक्सेंट आ जाती है। या फिर फर्स्ट लैंग्वेज वो है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रामर एंड स्टाइल ऑफ सेकंड लैंग्वेज। नहीं, सेकंड लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, सेकंड लैंग्वेज की ग्रामर, उसके स्टाइल का फर्स्ट लैंग्वेज पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। नेक्स्ट है मार्क्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक डिफिकल्टी इन मास्टरिंग इट। नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज को एक्विजिट करने में, एक्वायर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, वो अपने आप उसका एक्विजिशन हो जाता है। तो ये भी रॉन्ग है। तो फर्स्ट लैंग्वेज लर्न करना मतलब समझना जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। मार्क्ड बाय इन्फ्लुएंसेस ऑफ द स्कूल एनवायरमेंट द चाइल्ड इज स्टडीइंग इन। नहीं, एक्चुअली स्कूल में तो वैसे ही टारगेट लैंग्वेज का यूज होता है, फर्स्ट लैंग्वेज का यूज जो है उसका इन्फ्लुएंस कम होता है। सो बेसिकली अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो ये क्या है, इट इज मार्क्ड बाय द एक्सेंट एंड ये रीजनल एक्सप्रेशन जहां पर बच्चा ग्रो अप हुआ है, जहां पर बच्चा पला बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ स्टूडेंट लर्न। स्टूडेंट जो हैं वो लैंग्वेज लर्निंग को किस तरीके से बेटर अचीव कर सकते हैं? इज फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज एंड गोल्स।
कि भाई जो लैंग्वेज वो लर्न कर रहे हैं उसका कुछ फंक्शनल यूज़ हो, जैसे कि डेली लाइफ में यूज़ करना, लाइफ वैल्यूज़ एंड लाइफ गोल्स में उसका यूज़ करना, या फिर वो बच्चे तब उसको अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं जब क्लासरूम का एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड हो। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे तो क्या होगा कि कंस्ट्रेंट हो जाएगा माहौल, थोड़ा सा बंधा बंधा सा माहौल हो जाएगा बच्चे के लिए। नेक्स्ट देखो, इन इज क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग, कि भाई जो लैंग्वेज बच्चा लर्न कर रहा है इट शुड बी क्लोजर इन द फॉर्म एंड साउंड, मदर टंग के फॉर्म एंड साउंड से क्लोज होना चाहिए। नहीं, मदर टंग का तो इन्फ्लुएंस हमें फिर कम करना पड़ता है ना। नेक्स्ट देखो, हेल्प्स देम इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ कॉलेज एडमिशन। नहीं, हम इस तरीके से भी बच्चे को ना पढ़ाना चाहते ना सिखाना चाहते कि भाई बच्चे को आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है सिर्फ इसलिए बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग करानी चाहिए। नहीं, एक्चुअली में इसका जो यूटिलाइज होना चाहिए ना वो बच्चे की लाइफ वैल्यूज, लाइफ गोल्स में यूज होना चाहिए। सो इसीलिए इसका फर्स्ट आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो लैंग्वेज का एक फंक्शनल यूज होना चाहिए। फंक्शनल यूज का मतलब है कि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करे, अपनी रियल लाइफ के साथ उसे रिलेट कर पाए। चलिए बस आज के लिए इतना बहुत है। अब हमारे 15 क्वेश्चन और बच गए हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन के, वो हम कल वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोनों की आईडी, यूजर नेम आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे एंड स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।